नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो भूकंप हमारा जो है आज का टॉपिक है, जिस पर आधारित जो कुल प्रश्न है उनकी संख्या जो है आपकी 29 है। सभी वो प्रश्न आज के इस पार्ट में हम देखेंगे और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले जस्ट पहले जो है आपका जो टॉपिक था वो आपका चल रहा था चट्टानों पर आधारित। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो का लास्ट वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि प्रत्यास्थ पुनश्चनल जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या जो है वो करता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप या भूकंप और ज्वालामुखी दोनों? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से किससे जो है वो संबंधित है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है वो किसकी उत्पत्ति जो है उससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन भूकंप ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉपिक ही हमारा भूकंप है, उससे भी आप इस चीज को जोड़ सकते हैं। तो भूकंप से संबंधित जो है उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो है इसमें व्याख्या जो है वो इस सिद्धांत में जो है वो की गई है। दूसरा प्रश्न है आपका कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? ये तो आपको क्लियर हो गया कि भूकंप से संबंधित है, तो इस जरूर चीज को याद रखिएगा। अब प्रतिपादन किसने किया था वो बताइए। पहला ऑप्शन है होम्स, दूसरा है रीड, तीसरा है जॉली और डी वाला ऑप्शन है डेरी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया? चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यानी यहाँ पर तो रीड जो ऑप्शन दे रखा है ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रीड के द्वारा ही ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है वो दिया गया था। अब इस चीज को भी समझिए, दोनों टाइप के हमने इसमें प्रश्न देखे। ये सिद्धांत आपका क्या कहता है? ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो भू प्रॉपर्टी होता है ना उस पर अगर नीचे से कोई बल जो है अवधि एक टाइम तक जो है वो कार्य करे तो क्या होता है, एक निश्चित समय तक एक बिंदु तक अपनी क्षमता जितनी होगी वहां तक उस बल को जो है वो सहेगा और उसके पश्चात जो चट्टान होती है उनमें विकृति आ जाती है और फिर धीरे धीरे इसी से आप कह सकते हैं भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो बेसिक पॉइंट में ये चीजें आप याद रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी विश्वसनीय जो जानकारी है वो प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो क्या होता है? भूकंप विज्ञान होता है, तापमान होता है, ज्वालामुखी होता है या फिर दबाव और घनत्व जो है आपका होता है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है सही होगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो भूकंप विज्ञान के अंतर्गत ही हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में। तो भूकंप विज्ञान आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या उसे अधिकेंद्र कहते हैं? क्या उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं? क्या उसे भूकंप केंद्र कहते हैं? क्या उसे इक्लोजाइट कहते हैं? तो भूगर्भ में ऐसे स्थान को लेकर पूछा गया है जिस स्थान पर जो भूकंपीय तरंग है उनकी उत्पत्ति जो है वो होती है, उसे हम किस नाम से जो है वो जानते हैं? अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन एबीसीडी में से भूकंप केंद्र आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे हम भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं पांचवा कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो था चौथा वाला ये हमने देख लिया है और यही प्रश्न ही आपका यहाँ पर है। तो पांचवा देखते हैं कि भूकंप जो मूल है, फोकस है, वह स्थान है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है या फिर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है या फिर जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी जो लहरें होती हैं ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप मूल या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फोकस, ये जो है वो स्थान कौन सा जो है होता है? चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना उसी को हम कहते हैं भूकंप मूल। तो अच्छा प्रश्न है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। छठा प्रश्न आपका कह रहा है अधिकेंद्र, जिसे हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं।
इंग्लिश के टर्म भी काफी बार इजी होते हैं चीजों को याद करने के लिए। तो अधिकेंद्र भूकंप का बिंदु है जो संबंधित है पृथ्वी के अंदर जो भूकंप का उद्गम स्थान है उससे संबंधित होता है अधिकेंद्र, या फिर भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर जो भूपृष्ठीय बिंदु है उससे संबंधित होता है। वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है उससे संबंधित होता है, या फिर भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताइए अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो किससे संबंधित होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय जो बिंदु है इससे जो है वो संबंधित होता है। इस चीज को थोड़ा सा अगर आप चित्र से समझेंगे और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि ये जो है वो भूमि के नीचे का हिस्सा है, और इस भूमि के नीचे हिस्से में ये हम नीचे भूमि के कोई बिंदु मान लेते हैं जहां से जो भूकंप है वो उठ रहा है। तो इसके ठीक ऊपर जो भूमि पृष्ठ आएगा, भूपृष्ठ आएगा, ये जो आपका केंद्र होगा इसी को हम कहते हैं एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र। यही लिखा है यहाँ पर, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं वो है अभिकेंद्र। तो कहीं कहीं वो लिखा रहता है। इस अधिकेंद्र या अभिकेंद्र से जितना आप दूर जाएंगे तो जो भूकंप की तीव्रता होती है ना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूकंप लगेगा, बहुत तीव्रता का लगेगा। जैसे जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे तो उसकी तीव्रता भी इसी प्रकार कम होती जाएगी। 7वां प्रश्न आपका देखते हैं कि पृथ्वी जो है उसके सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को जो है वो क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। पृथ्वी के सतह पर भूकंप का जो केंद्र है उसके ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, मूल केंद्र, उत्केंद्र या फिर मध्य केंद्र। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन चारों में से, तो उत्केंद्र आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत पूछा जाता है। ये बताइए कौन सी होती हैं। गौड़ तरंगे होती हैं, एल तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे होती हैं। प्राथमिक और गौड़ दोनों ही जो है वो होती हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, ताकि इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है आपको कराते रहें। बताइए भूकंप में धरातलीय तरंगे जो है वो होती हैं, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन्हें हम एल तरंगों के नाम से जो है वो जानते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। और भूकंप में जब आप देखेंगे जो तरंग होती हैं उनको जब आप बांटेंगे तो तरंग या माध्यम में जो कण होते हैं उनके कंपन के आधार पर बांटा जाता है। वो होता है आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। जो अनुप्रस्थ होता है उसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जो अनुप्रस्थ होता है। अब इसमें तरंग की जो गति की दिशा होती है वो माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा होता है जो अनुदैर्ध्य, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, और उसमें तरंग जो है उनकी गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगे। देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। प्राथमिक, द्वितीय, दीर्घ पृष्ठीय या फिर क्षितिजीय। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो सबसे अधिक या कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि दीर्घ पृष्ठीय जो है ये सबसे ज्यादा क्षति जो है वो पहुंचाती हैं। और इन्हीं को ही हम धरातलीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम दीर्घ तरंगों के नाम से जानते हैं। सरफेस, इंग्लिश में सरफेस वेव्स हम इसे कहते हैं। तो ये आपकी जो होती हैं वो सबसे अधिक विनाशकारी जो है उसके अंतर्गत आती हैं। बाकी प्राथमिक को हम प्रधान तरंगे या प्राइमरी वेव्स के नाम से जानते हैं। द्वितीय जो है इसको हम गौड़ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इन सभी नाम से जानते हैं। 10वां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो कथन गलत है। तो भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहा जाता है। पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है कि सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस ये बी वाला ही कथन सही नहीं है, पूछा गया था यही सही होगा। बाकी और सही कौन कौन से हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है जहां भूकंप एक साथ आते हैं उन्हें सह भूकंप कहा जाता है, सह भूकंप रेखा कहा जाता है। और भूकंप जो रेखा है, भूकंपीय तरंगे हैं, उनको अंकित करने वाला जो यंत्र है वो सिस्मोग्राफ है,
ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये सभी सही है, बी वाला यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, बिल्कुल सही है। रिएक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये भी आपका सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, तो ये भी आपका सही है। आंसर आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा, जो कि पूछा गया था कौन सा सही नहीं है। 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अंतः सागरीय जो भूकंप है उनके द्वारा उत्पन्न जो समुद्री लहरें हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सर्क कहते हैं, उनको सुनामी कहते हैं, उनको स्केल कहते हैं, उनको केम कहते हैं। चार नाम इस प्रकार से दे रखे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सुनामी के नाम से हम जानते हैं जब अंतः सागरीय भूकंपों को लेकर जो है वो बात होती है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सुनामी का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है? ज्वालामुखी के कारण आती है, भूकंप के कारण आती है, चक्रवात कारण होता है, या प्रति चक्रवात कारण होता है? इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए फटाफट से ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि भूकंप के कारण ही सुनामी जो है वो आती है, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए और भी रीजन है, ऐसा नहीं ज्वालामुखी नहीं है, क्या ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप सुनामी नहीं आती? उससे भी आती है, पर एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य कारण बताइए, तो अमूमन आप बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व जो है उसके सर्वाधिक 63% के लगभग जो भूकंप है वो किस पेटी में जो है वो आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व के सर्वाधिक जो भूकंप हैं वो इसी में जो है वो आते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो भूकंप है उसका प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त जो महासागरीय भाग होते हैं उन पर भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और इससे महासागर जो होते हैं उनमें भयंकर लहरें भी उत्पन्न होंगी, जो प्रभाव देखने को मिलेगा। तो फिर इन महासागर में उठने वाली जो लहरें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें ज्वारभाटी कहते हैं, क्या हम उन्हें सीचस लहरें कहते हैं, क्या हम उन्हें सदाशिव कहते हैं, या फिर सुनामी कहते हैं? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो उसे भी हम सुनामी के नाम से ही जानते हैं, जो महासागर में लहरें उठती हैं। सुनामी से जो प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था वो ये 16 नंबर पूछा था कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बताइए जर्मन भाषा का है, या फिर पुर्तगाली भाषा का है, या फिर जापानी भाषा का है, या फिर चीनी भाषा का है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी जापानी भाषा का शब्द है, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। और अगर थोड़ा भी आपको याद करने में कंफ्यूजन हो तो सुनामी मैंने ऊपर दो तीन प्रश्न कराया, उसमें कहाँ पर आती है? पानी में आती है। तो जापानी में देखिए वर्ड पानी वर्ड आ रहा है, ऐसे भी जोड़कर आप याद रख सकते हैं। और जो ये वर्ड होता है इसका अर्थ होता है बंदरगाह के निकट की लहर। कोई भी शब्द लिया जाता है उसका पर्टिकुलर अर्थ भी होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी जो समुद्री तरंग है उनको सुनामी कहते हैं? अब जहां से शब्द लिया गया होगा जाहिर सी बात है वहीं पर ही उसको नाम भी दिया जाएगा। तो मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में से आसानी से आप आंसर बता ले जाएंगे कि जापान ही आपका यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कि जापान जो है वहीं से शब्द आया है। तो समुद्री तूफान को जापानी भाषा में जो है वो सुनामी जो है वो कहते हैं। बस यही आपका आंसर होगा। 18 प्रश्न कह रहा है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली जो भूकंपीय लहर होती हैं उनको क्या कहते हैं? पी तरंगे, एल तरंगे, एस, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर एस तरंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर। ये पी और एल मैंने अब बताया था भी, पी से आपका प्राइमरी वेव्स होता है, एस से सेकेंडरी वेव्स होता है, और जो एल है इससे लॉन्ग वेव्स होता है। और इसी के बारे में लॉन्ग वेव्स के बारे में मैंने बताया था सबसे खतरनाक होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पर यहाँ पर ये पूछा गया था कि तरल पदार्थों से कौन जो है वो नहीं गुजर पाती हैं, तो सी वाला ऑप्शन एस तरंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए जो है वो किया जाता है? वायु की आर्द्रता,
वायु का वेग, भूकंप की तीव्रता या फिर तरल का घनत्व, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से सभी जानते हैं, रिक्टर स्केल का यूज भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। यही आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भाटे को, भूकंपीय तरंगों को या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है ऑप्शन एबीसीडी में से सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो भूकंपीय तरंगों को यहाँ भी सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को मापने के काम में आता है और रिएक्टर स्केल का यूज भी जो है भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। वहाँ भूकंप की तीव्रता है, वहां पर भूकंपीय तरंगे है। 21 नंबर प्रश्न आपका है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। नदियां, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। ऊपर वाले प्रश्न से ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, जब सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने में काम आ रहा है तो सिस्मोग्राफी जो वर्ड है वो भूकंप का विज्ञान है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समान भूकंपीय तीव्रता, समान अर्थात समान बर्बादी वाले जो स्थान है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सम भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा, समताप रेखा, सम दाब रेखा, कौन सा इनमें से जो है वो सही हो? तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम सम भूकंप रेखा के नाम से जो है वो जानते हैं। 23 प्रश्न कह रहा है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे सम भूकंप रेखा कहते हैं, सह भूकंप रेखा कहते हैं या फिर आइसोपाइकनिक रेखा कहते हैं या फिर आइसोगोनल रेखा कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम सह भूकंप रेखा ही कहते हैं। ऊपर वाले प्रश्न से क्लियर हो गया होगा कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है। वही चीज तो यहाँ भी लिखा था, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भूकंप रेखा किस प्रकार का आकार जो है वो उसका प्राय आपको देखने को मिलता है? नियमित, अनियमित, वृत्ताकार या फिर एक रेखीय? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? सम भूकंप रेखा का आकार जो है वो प्राय किस प्रकार का होता है? चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आकार कोई निश्चित नहीं होता है, इसलिए आप क्या कहेंगे? अनियमित आकार होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है आपका कि जो भूकंप है उसका कारण क्या होता है? भू परिभ्रमण होता है या फिर टेक्टोनिज्म होता है या फिर भूगुड़न होता है या फिर अनाच्छादन होता है? तो भूकंप का रीजन यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की इन चार ऑप्शन में। तो बी वाला आपका ऑप्शन टेक्टोनिज्म जो है वो सही हो जाएगा। यही जो है इसका रीजन जो है होता है। और इस चीज को ऐसे भी समझिए, जो पृथ्वी के क्रस्ट होता है ना उसमें पृथ्वी के चारों ओर कई बड़े और छोटे टेक्टोनिक प्लेट होते हैं और जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसके कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये क्या करती हैं? पृथ्वी की जो सतह होती है उसके माध्यम से जो है वो गमन करती है और जिससे झटके उत्पन्न होते हैं उसी को हम भूकंप का नाम भी देते हैं। तो भूकंप का रीजन टेक्टोनिज्म आपका हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अग्नि वलय जिसे हम सर्किल ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितने परसेंट आता है? तो देखिए एक प्रश्न से दो तीन प्रश्न बना करके, यानी कि एक प्रश्न में आंसर भी दे दिया, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी दे दी। जैसे कि ये पूछा जाता है सर्किल ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर इसी को बोला जाता है, कहाँ होती है? तो आपसे पूछा गया भूकंप का कितने परसेंट वहां पर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है यानी कि 68% आपको जो है वो प्रशांत महासागर जो है अग्नि वलय करके पूछा गया था, यहाँ पर भूकंप का परसेंटेज जो है देखने को मिलता है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो घटना है वो धरातल पर नहीं घटित होती? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, सुनामी। बताइए धरातल पर इनमें से क्या घटित नहीं होता? ज्वालामुखी धरातल पर होता है, अपक्षय अपरदन दोनों ही घटना धरातल पर होती है, पर सुनामी आपकी सागर महासागर इतने टाइप के प्रश्न देखे उसमें होती है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि धरातल पर घटना घटित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 28। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 29 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे।
तो वीडियो अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक सभी लोग करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमय प्राकृतिक आपदा है, ये पूछा गया है। भूकंप, चक्रवात, बवंडर, प्रभंजन, कौन सा इनमें से सही होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका भूकंप ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप अनुमय प्राकृतिक आपदा जो है उसके अंतर्गत आता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सब लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत जो है उनमें होने वाले भूकंपों का कारण जो है वो बताता है। अब 4 ऑप्शन में बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। डायरेक्ट हम आंसर की जो है वो बात करेंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, ये आपका एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप के रीजन के अंतर्गत जो है वो आपका आ जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी जो है वो नहीं है। ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है अंटार्कटिका, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है यूरोप। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा सभी लोग। इसका आंसर इसके बाद के जो प्रश्न कराएंगे हम, यानी इसके बाद जो चैप्टर है वो आपका ज्वालामुखी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां पर हम इसका आंसर जो है वो देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे है, शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।